नमस्कार। क्लास 11th जियोग्राफी हाफ ईयरली पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो हमारा फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर वो नहीं है, तो इसमें आएगा सौर विकिरण, सोलर विंड या सौर पवन। सेकंड कहता है कि सन इज डायरेक्टली ओवरहेड नून ऑन 21 जून को सूर्य यहाँ इस कर्क रेखा पर, यहाँ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, इस पर सीधा चमकता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी डे इज लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट दिन होगा चंडीगढ़ में। क्यों चंडीगढ़? जो भी स्थान इक्वेटर से जितना ज़्यादा नॉर्थ में और जितना ज़्यादा साउथ में होगा उसमें दिन उतना ही लंबा होगा। इन तीनों में से चंडीगढ़ सबसे नॉर्थ में है, इसलिए यहाँ पर दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट कहता है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग द लिक्विड टू द वेपर, लिक्विड जल द्रव से वाष्प में बदलना, तो वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण, तो ये कहलाएगा वाष्पीकरण, एवापोरेशन आप लिखिए। नेक्स्ट कहता है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन क्या है? वोल्केनो, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी या वोल्केनो आप लिखिए। नेक्स्ट था कि कोई दो बल संचलन के दो वास्तविक या तीव्र गोचर अगम्य, तो इसमें आप बताएंगे वृत्त संचलन लैंड स्लाइड हो गया या मड स्लाइड हो गया या एवेलांच हो गया, तो ऐसे कोई भी दो नाम आपने लिखने थे। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि शील्ड ज्वालामुखी और विस्तृत ज्वालामुखी क्या होता है? शील्ड ज्वालामुखी वे होते हैं जिसमें केंद्रीय भाग से मैग्मा बाहर आता है और वो धीरे धीरे उसके चारों तरफ, कालडेरा के चारों तरफ जो उसका मुख होता है उसके चारों तरफ फैल जाता है और वहीं पर जम जाता है। मिश्रित में क्या होता है कि एक मुख्य ज्वालामुखी के धीरे धीरे जब वो शील्ड ज्वालामुखी होता है तब तो उसमें से मैग्मा निकलता रहता है, लेकिन बाद में उसके मेन मुख में लावा ठंडा होकर जम जाता है, तो बाद में जब कभी उसमें विस्फोट होता है तो साइडों से मैग्मा निकलता है जिससे मिश्रित ज्वालामुखी बनता है। नेक्स्ट था प्रारंभ के वायुमंडल में जो कौन सी गैसें थी? दो, हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट कहता है हमें ज़्यादा पौधारोपण करते हैं क्यों, और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है क्यों? तो आप बताओगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करते रहना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो अधिक मात्रा में रहें और वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते रहें और ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट करते रहें, और ये पारिस्थितिक संतुलन बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट था वायुमंडल के सभी संस्तरों में अक्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप सबसे पहले बताएंगे कि अक्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, एवरेजली 13 किलोमीटर होती है। इसमें जो वायुमंडल की अधिकांश गतिविधियां हैं खासकर क्लाइमेट से रिलेटेड, जैसे हवाओं का चलना, पवन, बादलों का बनना, ओस का गिरना, ओलावृष्टि होना, ये सारी एक्टिविटी इसी में होती हैं। और एक इसकी खासियत क्या होती है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा कि पवन की दिशा में वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो नंबर 1 आप इसमें बताएंगे कि लैटिट्यूड हो गया है, इसके अलावा दो स्थानों पर तापमान में वेरिएशन हो गया, लो प्रेशर और हाई प्रेशर में जितनी ज़्यादा जो एयर प्रेशर की ग्रेडिएशन होगी, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा जो लोकल सतलाकृति जैसे पर्वत पठार या वहाँ की सतलाकृति वो भी इसकी गति को प्रभावित करती हैं। और साउथ हेमिस्फीयर में प्रचंड 50, सीखता 60 या गरजता 40 ऐसी हवाएं चलती हैं, तो उसके पीछे कारण वहाँ पर ज़्यादा खुला समुंदर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में वो बताना था, तो इसकी आप पहले बताएंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि प्राचीन काल में पेंजिया ही एक सतलखंड होता था, पेंथालासा एक जलखंड होता था। धीरे धीरे इसमें प्लेट टेक्टोनिक विधि के माध्यम से या धीरे धीरे क्रैक्स पड़ी और ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। इसके पक्ष में तर्क ये हैं कि अफ्रीका का पूर्वी अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग आपस में अगर हम उसको जिग्सा फिट करके देखें तो वो फिट हो जाएंगे, और दोनों ही किनारों पर सेम वेजिटेशन मिलती हैं, सेम टाइप्स के उसमें फॉसिल्स मिलते हैं, सेम टाइप्स की चट्टानें मिलती हैं। तो इस प्रकार का इसमें दिया गया। प्लेट टेक्टोनिक्स में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक में आपने थोड़ा डिफरेंस बता देना था।
कि प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेटों के आधार पर वर्णन किया जाता है और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पूरे के पूरे महाद्वीप किस प्रकार से खिसके हैं वैगनर महोदय ने 1912 में इसको एक्सप्लेन किया था। हालांकि उससे पहले अब्राहम ऑल्टलिस ने इसको सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। तो ये था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी पृथ्वी दो विरोधाभासी विरोधात्मक वर्गों का खेल है। तो एक खेल होता है विरोधात्मक, एक अपलटन होता है, दूसरा निक्षेपण होता है। ऊंचे भागों का अपलटन होता रहता है, नीचे भागों में डिपोजिशन होता रहता है। और ये अक्सर जिसको हम बोलते हैं ये नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें तल समतल होता रहता है धीरे धीरे। और ये ना तो आदि है ना इसका कोई अंत है, अनंत काल से ऐसी एक्टिविटी चल रही है और चलती रहेंगी। नेक्स्ट कहता है आर्द्र और शुष्क जलवायु प्रदेशों में भूआकृति कारक के रूप में जल की भूमिका आपने बतानी है। तो एक्चुअल में ये आपने बताना था कार्स्ट शीतलाकृति, कार्स्ट शीतलाकृति। तो चूना प्रदेशों में जल जो है, वर्षा का जल चट्टानों में जब घुसता है तो चूने के साथ उसका रिएक्शन होता है जिसके कारण से वो अनेक प्रकार की शीतलाकृति बनाता है। जैसे सबसे पहले जो घोल रंध्र हैं, फिर युवाला है, फिर अंदर की गुफाएं हैं, उसमें स्टेकेलाइट है, स्टेकेमाइट है। तो इस प्रकार की डोलाइन, तो ऐसी शीतलाकृतियाँ आप एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट यही था आपका। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।